हेलो प्यारे बच्चों, कैसे भी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्न लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी पिछली क्लास जो हुई थी वहाँ पर हमने लखनवी अंदाज जो आपके पाठ्य पुस्तक में ये चैप्टर दिया हुआ है इसका हमने एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल्ड में किया था। आज हम उसी चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर इस क्लास में लेकर आए हैं, यानी कि आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें लखनवी अंदाज चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को मैं लेकर आई हूँ, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ ही आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, यानी कि जो ये चैप्टर है लखनवी अंदाज, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए या फिर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से उस कहानी को पढ़िए, क्योंकि जब तक आप उस कहानी को रीड नहीं करेंगे या फिर उसको देखेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या ही क्वेश्चन है और क्या ही आंसर है। तो आंसर इसका देखेंगे। लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया, यानी कि अचानक से जो है लेखक डब्बे में कूदे, क्योंकि ट्रेन जो है वो चल पड़ी थी और लेखक दौड़ के उस डब्बे में चढ़ गए। तो ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं प्रकट किया, यानी कि जब वो उस डिब्बे के अंदर गए लेखक और उनके सामने वाली सीट पर नवाब साहब बैठे हुए थे, तो नवाब साहब ने क्या किया, अपनी आंखें मतलब फेर ली उनकी तरफ से, और मतलब ऐसा शो नहीं किया कि कोई पैसेंजर आया है, कोई यात्री है तो मैं उनसे बात करूं। लेखक से कोई बातचीत भी नहीं की और न ही उनकी तरफ देखा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। और नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा और उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। तो नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया था, यानी कि नवाब साहब पहले तो बोले नहीं, उनकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन उसके बाद खीरा काटा और अचानक से ही लेखक को ऑफर किया कि खीरा खा लीजिए। लेकिन लेखक ने क्या किया, वो भी सोच रहे थे कि आत्मसम्मान कोई चीज़ होती है, तो उन्होंने मना कर दिया, खीरा नहीं खाया। तो खीरे को खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी और साख बनाए रखने के उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु जीत नवाब के दिखावे की हुई। या फिर क्या हुआ, जो अगर आपने स्टोरी पढ़ी है या फिर जो पिछली वीडियो हमारी भी थी उस कहानी को आपने सुना है वीडियो में, तो आपको ये चीज़ याद होगी कि नवाब साहब जो है खीरा किस तरीके से उसको काट के उसको सजाकर उसके बाद खाने के बजाय सिर्फ उसको सूंघकर खिड़की के बाहर ही फेंक देते थे। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है, ये चीज़ उनके नवाबी दिखावे को दिखा रही है, यानी कि हमारी पोजीशन कितनी भी क्यों ना खराब हो, लेकिन हमें दिखावे की ज़िंदगी जीनी है। हमें दिखाना है कि जैसे पहले नवाब हुआ करते थे शान और शौकत वाले, वैसे ही आज भी नवाबों की जो दिलदारी है जिंदा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो दिखावा कर रहे थे और इसी इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघ कर फेंक दिया। नवाब के इस स्वभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि वो दिखावे की जिंदगी जीते हैं और खुद को अमीर सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो हम लेखक यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथावस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव होती है। घटना तथा कथावस्तु कहानी को आगे बढ़ाती है। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। कहानी में कोई न कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होना चाहिए। ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। यानी कि बिना पात्रों के, बिना किसी घटना के क्या कहानी संभव है, ऐसा जो है लेखक सोचते हैं। लेकिन जब उनके सामने ये इंसिडेंट आता है, वो ट्रेन में बैठते हैं, नवाब साहब की वो
दिखावे भरी जो ज़िंदगी है उसके बारे में जब वो देखते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कहानी लिखने के लिए हमें पहले से ही पात्र, पहले से ही चीज़ें या फिर घटना, ये सारी चीज़ें सोचने का की ज़रूरत नहीं। कहानी तो हम इनके बिना भी लिख सकते हैं। जैसे-जैसे हम जो है अ, बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से हमारे पात्र भी तैयार होते जाते हैं, हमारी घटनाएँ भी होती हैं हमारे साथ, और क्या होता है, संवाद भी होने लगते हैं और एक कहानी जो है तैयार होने की कगार पर आ जाती है। यानी कि इसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उद्देश्य होना आवश्यक होता है किसी भी कहानी का। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी का नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या फिर आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए अपनी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही उनके नवाबी स्वभाव सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व दिखावे को सिद्ध करता है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चंस आंसर समझ में ज़रूर आ रहे होंगे। रचना और अभिव्यक्ति से जो क्वेश्चन आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं उनको हम देखेंगे। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर फाकों पर बहुत कायदे से जीरा, नमक, मिर्च और सूखी बुरक दी। इसके बाद एक-एक करके उन फाकों को उठाते गए और उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर जो है फेंक दिया। फेंक मतलब उसे सिर्फ सूंघा और फेंक दिया, यानी कि उन्होंने ये दिखावा किया कि हम नवाब हैं, हमारे सूंघने मात्र से ही जो है किसी भी चीज़ को हमारा जो है हमें तृप्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो हम खीरा का रसास्वादन करने के लिए उसी अच्छी तरह से एक कटोरी में रखते हैं और उसके ऊपर काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता डालकर अच्छी तरह से उसे सजाते हैं और फिर उसका स्वाद लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौकों के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो उत्तर है, पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब के दिखावटी जिंदगी का पता चलता है। इससे उनके सन की व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। ऐसे ही एक सनक यह भी हो सकती है, नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पैसे लुटाने से बाज नहीं आते हैं, फिर चाहे उनके घर में पैसों की तंगी ही क्यों न हो, पर बाहर वे खूब पैसे लुटाते हैं। तो ये सब क्या है, ये दिखावा है, क्योंकि ये कहानी यही चीज़ दिखा रही है कि जो नवाब थे वो दिखावटी जीवन जीना चाहते थे। भले ही उस समय उनकी परिस्थिति वैसी ना हो, परंतु वो सामने वाले को क्या दिखाना चाहते थे कि हम नवाब हैं और हमारी शान और शौकत वैसी ही बरकरार है। अगला क्वेश्चन है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक 2 रूपों में हो सकती है। ऐसे कुछ सनकों का उल्लेख नीचे दिया जा रहा है जिसे आप पढ़ेंगे। एक सकारात्मक तथा दूसरी नकारात्मक। सनक कैसी हो सकती है? सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे कि आप कोई काम करना चाहते हैं, सकारात्मक सनक क्या हो सकती है? आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को पाने के लिए, आप अपने गोल को पाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं और अंत में क्या होता है, आप पा भी लेते हैं। और नकारात्मक ऐसी होती है कि बहुत लोग नेगेटिव वे में चले जाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, नकारात्मकता आ जाती है, यानी कि उनको अच्छा लगता है किसी और को तकलीफ देना, किसी और के साथ दुर्व्यवहार करना, तो उस इंसान को अच्छा लगता है, तो ये नकारात्मक सनक हो जाती है। जैसे कि एक और नकारात्मक सनक किसी भी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देता है, वहीं सनक का सकारात्मक पक्ष उसे रातों रात प्रसिद्ध भी कर देता है।
मदर टेरेसा को सनक थी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की, तो हमारे देश के देशभक्त नेताओं को देश की आज़ादी दिलाने की सनक सवार थी। महात्मा बुद्ध की सत्य को खोजने की सनक ने उन्हें गौतम बुद्ध का जो है दर्जा दिला दिया। यानी कि ये सनक होती है, इंसान कुछ करना चाहता है। सकारात्मक सनक यही होती है कि आप कुछ करना चाहते हैं और उसे पा लेते हैं, आप महान बन जाते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध, जिसे आज हम भगवान का दर्जा देते हैं। मदर टेरेसा, जिन्हें आज भी हम जानते हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अब भाषा अध्ययन के आधार पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यानी कि ग्रामर में, उसको देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने एक ग्रामर की वीडियो बनाई है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इन दोनों की मैंने एक ग्रामर की वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपसे सकर्मक अकर्मक चीज़ें पूछी गई हैं इस चैप्टर में, सेंटेंस में, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया पद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। तो एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो बैठे थे क्या है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म ना हो, यानी कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप सो रहे हैं, तो आप सो रहे हैं, तो सोते हुए आप कोई काम नहीं कर सकते, तो सोना भी क्या हो गई? आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर लिखिए। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। दिखाया क्या है? सकर्मक क्रिया है। यानी आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं। अगला है खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक की जो है खाली बैठे कल्पना करते रहते हैं, लेखक जो भी होते हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। तो कल्पना क्या है आपका? कल्पना करना आपका है अकर्मक क्रिया, और है क्या है? अकर्मक क्रिया। आप उस वीडियो को देखेंगे सकर्मक अकर्मक, तो आपकी समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है फिर। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। काटना सकर्मक क्रिया, खरीदे होंगे सकर्मक क्रिया। यहाँ पे काम हो रहा है। दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। काटे यानी कि सकर्मक क्रिया है, गोदकर सकर्मक क्रिया, निकाला सकर्मक क्रिया। ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया। जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई ना कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है? सकर्मक क्रिया। और जहाँ पर ऐसा लग रहा हो कि कोई काम नहीं हो रहा है, व्यक्ति मौन है, शांति से बैठा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा? अकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। देखा अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटकर क्रियाभेद लिखिए। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। आप बताइए, थककर जो है लेट गए क्या है? अकर्मक क्रिया है। थक कर अकर्मक क्रिया, यानी कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, वो लेट गए और वो थके हुए थे, तो ये क्या है? इसमें कर्म नहीं है कोई। जेब से चाकू निकाला। निकाला क्या है? सकर्मक क्रिया है। आप अपनी जेब में हाथ डालेंगे, चाकू निकालेंगे, तो ये क्या है? काम हो रहा है, आपके हाथों द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो सकर्मक क्रिया होगी यहाँ पर। तो चलिए, आज की हमारी इतनी क्लास थी। हमने सारे क्वेश्चन आंसर को देखे। आपके किताब में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे, ग्रामर दिया था, वो सारी चीज़ें भी हमने देख ली, क्योंकि एग्जाम में ग्रामर पोर्शन से भी क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों, तो आप इनको ज़रूर याद करिए, कहीं लिख कर रख लीजिए, आपके नोटबुक में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है। सभी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी होती हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकती हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए,
ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप शेयर भी कर सकते हैं इस क्लास को। हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ जो है अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय।